एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की जबानी, और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो एक एक करके हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि आफ्टर द 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन योर यूटरस गेट, आपका जो यूटरस होता है उसके अंदर जाकर आपका जो एम्ब्रियो होता है वो इम्बेड हो जाता है, और फिर इम्बेड होने के बाद उसमें होता है डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चीजें बनती हैं, वो सारी चीजें हमको आज पढ़नी है। पर उससे पहले हमको एक क्विक रिवीजन लेना पड़ेगा कि अभी तक हमने अपने लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया है। सो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, देखो कितना प्यारा बेबी फंसा हुआ है माँ के यूट्रस में। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू कर लेते हैं कहानी। आ जाओ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही लगे। रिवीजन जो है वो आदमी को परफेक्ट बनाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में इम्प्लांटेशन पढ़ा दिया, उसके पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ा दिया, आज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ। पढ़ा तो मैं सब दूंगी, पर आपको इस लेक्चर में पहले कनेक्ट करना जरूरी है कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो ऊपर की ओर चलते हैं, और यहाँ पर एम्पुलरी रीजन में, ठीक है, ये आपको याद होगा कि यहाँ पर एम्पुलरी रीजन में होता है दोनों का फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म एंड ओवा के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमें मिलती है एक डिप्लॉइड सेल। स्पर्म एंड ओवा के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप रिजल्टेंट हमें मिलती है एक डिप्लॉइड सेल, जिसका नाम होता है जाइगोट। पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, इसका नाम था जाइगोट, और फर्टिलाइजेशन एम्पुलर रीजन में होता है। ये कहानी हम लोगों को क्लियर हो गई थी। उसके बाद होता है फर्स्ट क्लीवेज। कौन से डे पर होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन कौन से डे पे होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 7th डे ऑफ, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। 7th डे में होता है इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? डे ऑफ ओव्यूलेशन इज 14। ठीक है, ओव्यूलेशन में 24 घंटे तक ओवा जिंदा रहता है और उसी दौरान फर्टिलाइजेशन होता है आपका। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लीवेज हुआ था। क्लीवेज हुआ था तो हमें 2 सेल मिली थी। 2 सेल के बाद हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बना था जो कि कैसा था बच्चों? 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर बना था कि नहीं बना था? और इस स्ट्रक्चर का नाम मेरे लल्ला हमने क्या रखा था? मॉरूला। समझ में आई बात? पहला जाइगोट था, जाइगोट में हुआ क्लीवेज। क्लीवेज इज डिफरेंट फ्रॉम द माइटोसिस, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। नॉर्मली ये प्रक्रिया माइटोसिस ही है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, जाइगोट इज अ डिप्लॉइड सिंगल सेल स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? जाइगोट एक डिप्लॉइड सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्लीवेज होता है। जाइगोट में जो माइटोसिस, जैसे नॉर्मल सेल में माइटोसिस होता है तो एक ही सेल 2 भागों में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब जो 2 सेल नहीं बनती हैं उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी बिल्कुल सेम टू सेम रहता है बच्चों, और न्यूक्लियस का बिल्कुल भी जो साइज है वो सेम टू सेम रहता है। पर यहाँ पर क्लीवेज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो है तो एग्जैक्टली ये माइटोसिस, पर इसमें जो 2 सेल्स बनेंगी इनका साइज छोटा होगा, पर न्यूक्लियस का जो क्रोमोसोम नंबर है, जो साइज है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो क्लीवेज इस जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आधा हो जाता है और आपका न्यूक्लियस का जो साइज और मात्रा होती है उसके अंदर क्रोमोसोम वो सेम रहती है। क्लीवेज के बाद और ज्यादा क्लीवेज होगा, फिर हम 2 सेल से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 16। जब हम 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है, जब हम 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इसे हम मेरे बच्चों कहते हैं मॉरूला। मॉरूला इज अ मलबरी सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद, याद होगा कौन से कलर से बनाऊं, आई एम शॉर्ट हो चुका है मेरे पास। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें आपकी जो, अच्छा, ये जो सेल छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सेल बनी हुई हैं, इन सेल को हम क्या कह रहे थे? इन सेल को हम कह रहे थे ब्लास्टोमियर। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। मॉरूला का जो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सेल पड़ी हुई है बेरल्ला, उसका नाम क्या होता है? ब्लास्टोमियर। पर कुछ समय के बाद इन ब्लास्टोमियर में होता है रीअरेंजमेंट, और ब्लास्टोमियर जो होती हैं वो बिल्कुल साइड साइड में अरेंज हो जाती हैं, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भैया क्या? इसे हम कहते हैं आपका एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास। ठीक है, इस इनर सेल मास से, ध्यान से सुनना,
इस इनर सेल मास से ही फ्यूचर में जाकर बच्चा बनेगा। बेबी का फॉर्मेशन इसी इनर सेल मास से होना है, ये आपको याद रखना है। तो आपके जो ब्लास्टोमियर हैं वो जाकर टिप पर जुड़ गए सारे ऊपर की ओर, और थोड़े से ब्लास्टोमियर ने चारों तरफ से घेर लिया। सेंटर पर आपको एक ब्लैंक कैविटी दिखाई दे रही होगी। इस ब्लैंक कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ब्लास्टोसील। समझ में आई बात? अब इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में ब्लास्टुला जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ब्लास्टोसिस्ट टाइप का होता है। अगर किसी को जानना है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसा ब्लास्टुला होता है तो वो जाकर मेरा लास्ट लेक्चर लगा सकता है। ब्लास्टोसिस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लास्टुला ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 5th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन पर हो रहा है। उसके बाद 6वें दिन तक ये यूट्रस के और पास आएंगे और 7वें दिन पर होगा, 7th to 8th डे में होगा इम्प्लांटेशन। क्या होगा बच्चों? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा बोलो मुझे? ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई सबको? इम्प्लांटेशन में रिवीजन हो रहा है लास्ट क्लास का ये तो अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है, अभी तो आज का लेक्चर शुरू ही नहीं हुआ। 7th डे में ये मिटा दूं मैं, ये कहानी क्या क्या है सब समझ गए? ठीक है, चलो 7th डे में क्या होगा? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 7th डे में होगा ये कि ये, अच्छा यहां तक अभी आप ध्यान से सुनो, यहां तक जब तक आप ब्लास्टोसिस्ट बना रहे हो, ठीक है ध्यान से सुनो, जब तक आप ब्लास्टोसिस्ट बना रहे हो ना तब तक इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है। बोलो उस लेयर का नाम क्या था? उस लेयर का नाम था मैम ज़ोना पेलुसिडा। डन। जब तक आप ब्लास्टोसिस्ट बना रहे हो रे उस पर हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होती है और इस लेयर का नाम होता है मेरे बच्चों ज़ोना पेलुसिडा। डन 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 डन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जब तक आप ब्लास्टोसिस्ट बना रहे हो तब तक आपके पास उस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक लेयर रहेगी जिसे हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। आई होप इट इज विजिबल। इसे हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। बेटा ज़ोना पेलुसिडा तब तक रप्चर नहीं होगी जब तक आपको इम्प्लांटेशन नहीं करना है। और इम्प्लांटेशन, भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट में पहुंच गए तो इम्प्लांटेशन तो करना है, बच्चा तो पैदा करना ही है। अब होगा इम्प्लांटेशन और जैसे ही मेरे लल्ला इम्प्लांटेशन होगा ये जो ज़ोना पेलुसिडा वाली लेयर है ये रप्चर हो जाएगी। डन। ज़ोना पेलुसिडा रप्चर हो जाएगी और आपका जो ब्लास्टोसिस्ट, ध्यान से समझो पूरा। अब मैं सब कुछ मिटाऊंगी तो नहीं, पर ज़ोना पेलुसिडा रप्चर हो गई और यहां पर पाई जाती है क्या आपकी, यहां पर पे क्या है आपकी एंडोमेट्रियम। दिस लेयर इज कॉल्ड एज मेरे बच्चों एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे थे मैडम? इस लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम और इस एंडोमेट्रियम के अंदर उस ब्लास्टोसिस्ट को फंसना है पूरा। ठीक है, तो इस एंडोमेट्रियम में बनेगी एक छोटी सी कैविटी। ठीक है, इस एंडोमेट्रियम में एक छोटी सी कैविटी बनाओ रे। ठीक है, इस छोटी सी कैविटी, एक एंडोमेट्रियम में ऐसा एक धसाव बना लिया आपने और फिर इसमें फंसाओ। किसको? इसमें फंसाइए आप अपने, क्या इसमें फंसाइए? आई होप इट इज विजिबल। मैं डार्क कलर लेना चाहूंगी। इसमें आप अपने एम्ब्रियो को फंसा दीजिए। डन। ये आपका एम्ब्रियो, यहाँ पर ये देखो छोड़िए आपकी लेयर है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एम्ब्रियो, इनर सेल मास थोड़ा और मुझे चौड़ा बना देती हूँ, इस तरीके से आप अपने एम्ब्रियो को फंसा सकते हैं। अब ये जो लेयर, ध्यान से सुनिए, अगर आपको याद होगा कैसे बनाया था हमने, ये रुक जाओ थोड़ा गोल गोल बनाती हूँ, है ना। ठीक है, ये देखो ये क्या है आपके ब्लास्टोमियर। ठीक है ना, ये क्या है आपके ब्लास्टोमियर है, ये है आपके ब्लास्टोमियर। ठीक है, दिस इज द ब्लास्टोमियर। ओके, नाउ ये जो ऊपर चिपके हुए हैं दिस इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। इनर सेल मास, ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है इट इज द ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसील। और ये जो लेयर अब आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा बच्चों? फ्यूचर प्लेसेंटा। देखो किसी ने मुझे बोला था कि आप ऐसा लिखते हो, आप वैसा लिखते हो, आप ऐसा लिखते हो, वैसा लिखते हो, इससे साफ क्या ही लिखूंगी यार, सब तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कितना सुंदर लिखना, आपको ये समझना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जाके इम्प्लांट हो गया। अब ये जो आपकी ब्लड वेसल है ये पूरी तरीके से, ध्यान से सुनो, ये पूरी तरीके से इस एम्ब्रियो को ढक देगी।
ठीक है। ये जो आपकी ब्लड वेसल है ना बच्चों, ये पूरी तरीके से आपके एम्ब्रियो को इस तरीके से ढक लेगी, कवर कर लेगी, एंड दिस इस तरीके से आपका एम्ब्रियो आपकी एंडोमेट्रियल वॉल में धस जाएगा। ये लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था इम्प्लांटेशन, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया था इम्प्लांटेशन, डन है ना, इम्प्लांटेशन डन हो गया। ये कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर की थी, ठीक है, डन हो गया। अब क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, चलो आ जाओ। सो वी हैव डन विद द इम्प्लांटेशन। नाउ ध्यान से देखो, इम्प्लांटेशन जब हो गया है, ठीक है, इम्प्लांटेशन डन, इम्प्लांटेशन मेरे बच्चों ने सीख लिया है, ठीक है, इम्प्लांटेशन डन हो गया, ठीक। अब सुनो मेरी बात, इम्प्लांटेशन के बाद और क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलो 7th डे पे हो गया इम्प्लांटेशन, 7th डे। अब हम लोग बात करते हैं 8th डे की कहानी। पहले 7th डे पर हमने क्या चीज इम्प्लांट की थी उसको एक बार बना लें क्या, बोलो, मन है तुम्हारा, है ना। 7th डे पर हमने क्या इम्प्लांट किया था वो एक बार बना लेते हैं। आइए मैम, 7th डे में हमने ये हमारे पास था ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, 7th डे में हमारे पास ये है भैया ट्रोफोब्लास्ट। ये बनाना जरूरी है, ये बनाना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। 7th डे में दिस इज आवर ट्रोफोब्लास्ट। ऊपर हमारे पास सेल चिपकी हुई है विच इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। मैं हर बार एक ही कलर का नहीं बना पाऊंगी, हो सकता है कलर मिस हो जाए मुझसे, पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहानी अपने को क्लियर थी, चलिए इसको लेबल कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। ये हम क्या बना रहे हैं, इम्प्लांटेशन में हमने ये स्ट्रक्चर इम्प्लांट किया है, कहां पर, यूट्रस में, ठीक है। कौन से हार्मोन चाहिए इसके लिए, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलो सो दिस इज द मेरे लल्ला ट्रोफोब्लास्ट। सीक्वेंस से चलेंगे सब कुछ हम लोग, ठीक है। दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास, सॉरी, दिस इज द इनर सेल मास, ICM, ठीक है। दिस इज द ब्लास्टोसील, this is the blastocele and whole structure is called as blastocyst, blastocyst, done। एक बात, अपने ये स्ट्रक्चर हमने इम्प्लांट किया, ये वाला स्ट्रक्चर डन, ये इम्प्लांटेड है। अब हमको ये देखना है पूरा, एक बात आपको याद रखनी है, इसी इनर सेल मास से पूरा फ्यूचर एम्ब्रियो बनेगा, पूरा जो बच्चा बनता है ना वो इसी से बनता है। पर हुआ क्या, चले आगे, बढ़े आगे। 8th डे, 8 थोड़ा छोटा एरो बनाती हूँ। 8th डे पर क्या हुआ, चलो 8th डे पर ध्यान से समझना। 8th डे पर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो गई, और जो आपका इनर सेल मास है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो गया। क्या समझे, फिर से बोले। 8th डे में जब हम इम्प्लांटेशन का क्या इम्प्लांट हो गया, उसके बाद जो अगला दिन था उसमें क्या चेंजेस हुए एम्ब्रियो के, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, जो कि फ्यूचर जो प्लेसेंटा बनाने वाला है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। सुनो मेरी बात, अब जो है चीजें टेक्निकल हो जाएंगी, तो अगर आप नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। 8th डे में हमने क्या करना है मेरे लल्ला, आपको ट्रोफोब्लास्ट को 2 भाग में तोड़ देना है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट की ग्रोथ होगी और वो 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। सेम कंडीशन विद द इनर सेल मास, इनर सेल मास भी 2 भागों में डिवाइड होगा। आइए बना लें, आइए बना लें। थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें डायग्राम ज्यादा बनाने पड़ते हैं, बट आई एम ट्राइंग कि थोड़ा छोटा बनाते हैं, बट आई एम ट्राइंग कि तुम लोग को जल्दी जल्दी बना के बताऊं, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो 2 भागों में तोड़ो, ठीक है, ठीक। आइए, ये बन गया ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बनाई हूं ये अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको 2 मिनट के अंदर ये कहानी समझ में आएगी। पर्पल ही ले लिया यार, ब्लैक लेना था मुझे, चलो कोई बात नहीं, है ना। चलिए, सो ट्रोफोब्लास्ट को आप 2 भागों में तोड़ दो। पहले ट्रोफोब्लास्ट की कहानी की बात करते हैं, उसके बाद आगे बोलेंगे, ठीक है ना। चलो ट्रोफोब्लास्ट को अपन कलर कर लें, थोड़ा सा कलर कर लें। बिना कलर के कैसे पढ़ोगे रे बायोलॉजी, है ना। ट्रोफोब्लास्ट को अपन ने कलर कर लिया, ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। ये क्लियर हुआ आपको, चलो। सो वी हैव टू डिवाइड द ट्रोफोब्लास्ट। थोड़ा अजीब दिख रहा है यार, ये थोड़ा ये मार्जिन को भी कलर करना जरूरी है, कभी कभी मार्जिन इज लुकिंग वेरी बैड, ठीक है। सो ये हमने ट्रोफोब्लास्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। सब लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट है ना, पर्पल कलर का जो मैं ऐसे अंडरलाइन कर रही हूं, इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं
साइटियोट्रोफोब्लास्ट, बताती हूँ क्यों। इसे हम कहते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, थोड़ा स्पेलिंग वो है, बड़ा है, ध्यान से देखना। इसे हम कहते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली जो होती है, ध्यान सुनना, इसे हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट में जो न्यूक्लियस होते हैं वैसे तैरते रहते हैं। ठीक है, इट इज लाइक दैट। क्या समझा आपने? कभी आपने सिनसाइशियम कंडीशन के बारे में सुना है? आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा उसको भी, है ना। कभी आपने सिनसाइशियम कंडीशन के बारे में सुना है? देखो, नॉर्मली जब कोई सेल बीच से डिवाइड होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस जब दो भागों में डिवाइड होती है तो हमें दो ऐसी सेल मिलती हैं। डन, दिस इज द नॉर्मल माइटोसिस। पर अगर मान लो एक ही सेल में ये न्यूक्लियस बीच से डिवाइड हुआ तो एक ही सेल में अब दो न्यूक्लियस होंगे, ये ऐसे डिवाइड होंगे तो एक ही सेल में 4 न्यूक्लियस होंगे, और फिर ऐसे ऐसे सब डिवाइड हुए तो एक ही सेल में 8 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 8 न्यूक्लियस। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेरे बच्चों सिनसाइटियम कंडीशन। क्या कहते हैं? सिनसाइटियम कंडीशन। सो जो ट्रोफोब्लास्ट आपका दो भागों में विभाजित हुआ है उसमें बाहर वाले में एग्जैक्टली सारी सेल डिवाइड नहीं है, ये न्यूक्लियस का मास हमको दिखाई देता है और इसे हम कहते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। जबकि जो अंदर वाला ट्रोफोब्लास्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? साइटोट्रोफोब्लास्ट को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया 8th डे में। 8th डे में और क्या करना है आपको वो ध्यान से देखो। 8th डे में मेरे लल्ला होगा ये, ध्यान से सुनो। अगर आज देखो, ध्यान सुनो, ट्रोफोब्लास्ट की जानकारी तो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है, पर अगर आप चाहते हैं एग्जैक्टली जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है, मैं ये बोलती हूँ लीवर का ओरिजिन एंडोडर्म है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो एंडोडर्म बनी कैसे। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोल रही हूं मैं कि दिमाग में भूसा भरे जा रहा है? ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं। जब मैंने कहा मेरे बच्चों कि लीवर का ओरिजिन एंडोडर्म है, तो वो एंडोडर्म कहां से आया? मन में सवाल नहीं आता? सेंटर फ्रेश खाओ और बुद्धि जगाओ और खुद जान जाओ। अगर मैंने बोला कि लीवर का ओरिजिन एंडोडर्म है, फलाने का ओरिजिन एक्टोडर्म है और जो आपके दांतों का ओरिजिन एक्टोमेसोडर्म है, तो मैंने बोला तो ये क्या है? ये दीज आर कॉल्ड एज जर्म लेयर। बॉडी के जितने भी ऑर्गन बने होते हैं वो सारे इन्हीं जर्म लेयर से बने होते हैं। आई बात समझ में? बॉडी के जितने भी ऑर्गन बने हैं वो सारे इन्हीं जर्म लेयर से बने होते हैं। पर सवाल ये है कि ये जर्म लेयर कैसे बनी? ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जर्म लेयर बनाना हम सीखें और फिर उस जर्म लेयर से ऑर्गन बनाना हम सीखें, तो आपको ये सारी कहानी पढ़नी पड़ेगी। पहले मेरी एनसीईआरटी में कल उसने लिखा, किसी बच्चे ने मुझे लिखा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, बेटा तुम पागल हो, तुमने पढ़ा नहीं है कुछ ढंग से, तुम पढ़ो जाके और फिर बोलना कि एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर पढ़ाया मैंने, और उसके एक्स्ट्रा पढ़ाया कि मान लो एग्जाम में कुछ अलग सा आ जाए, जो 7-8 क्वेश्चन अलग से आते हैं, वो मेरे बच्चों को बनने चाहिए, है ना। तो जो ये बोल रहा है वो बहुत ही बेवकूफ है, मैं तो सीधे बोल रही हूँ, जाके ढंग से पढ़े वो, है ना। मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि कहां से पढ़ रहे हैं, क्या सोर्स है। ठीक है, सो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत सारे पर एग्जैक्टली सेल डिवीजन हुआ नहीं है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनसाइटियम, और अंदर वाले को हम साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। बाद में 8वें दिन में होता क्या है कि ये जो इनर सेल मास आपको दिखाई दे रहा है, ये भी भैया 2 भागों में टूट जाता है। समझ में आई बात? ये भी 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, ये बना, ठीक है, ये भी 2 भागों में टूट जाता है। लेट मी बनाओ दिस फ्रॉम ब्लैक। ये भी 2 भागों में टूट जाता है इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से। डन है, डन है, ठीक है, 2 भागों में तोड़ लो इसको, कोई टेंशन नहीं है। ये बना लिया 2 भाग में अपन ने, डन। इस तरीके से 2 भागों में टूट जाता है। ऊपर वाले भाग को या ऊपर वाली लेयर की जो सेल्स है इन्हें हम कहते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट, समझ में आई बात? ऊपर वाली जो लेयर ऑफ सेल्स है इन्हें हम कहते हैं एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं रे? एपीब्लास्ट। और नीचे वाली जो सेल है उन्हें हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। अब सारा बच्चा मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। फ्यूचर में जो भी एम्ब्रियो बनना है, ध्यान से सुनो, फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको बताना पड़ेगा इनर सेल मास को जब हमने 2 भागों में डिवाइड किया था तो ऊपर वाली सेल्स को हम एपीब्लास्ट कहते हैं, और यही एपीब्लास्ट मेरे बच्चों फ्यूचर एम्ब्रियो बनाई या फ्यूचर बेबी बनाएगी। एम्ब्रियो तो बन चुका है, फ्यूचर बेबी बनेगा इन्हीं सेल से। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। समझ में आ गई बात? और ये तो अपना ब्लास्टोसिल है ही,
ये कहानी क्लियर हुई आपको? ब्लास्टोसील तो ये है ही अपना, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं। अगला देखते हैं, अगले में क्या हुआ? अगले में क्या हुआ? 8वें दिन और क्या हुआ? चलो देख लो, आ जाओ, है ना, आओ ध्यान से सुनो मेरी बात। ये कहानी क्लियर हो गई ना, ये वाली। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा इन सेल में मूवमेंट। ये जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है ना, इनमें होगा सेल मूवमेंट। समझ आई बात? ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, एपीबोली, इम्बोली, वो जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मेरे बच्चों आपको दिख रहा है ना, इसमें होगा मूवमेंट। और इवन ये भी दो भागों में स्प्लिट हो जाएंगी, मतलब इनमें होगा मूवमेंट और इनका अरेंजमेंट चेंज होगा। आओ देख लें क्या? आओ देख लें मेरे साथ, चलो बनाते हैं, चलो आ जाओ बनाते हैं। टिंग 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 टिंग। ठीक, उसके बाद ये किस कलर से बनाया था यार? तो बहुत बड़े बड़े डायग्राम के चक्कर में बहुत फजीयत हो जाती है। ठीक है, अब बनाना पड़ेगा, क्या करें। मैं नहीं चाहती कि एक ही डायग्राम में गिच पिच हो और आपको समझ में ना आए, क्योंकि लास्ट में जब मैं लेक्चर समराइज करूंगी तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक एक डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि कौन से कहानी में अपन ने क्या क्या किया है ना। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे ही बोलोगे ऐसा बनाया था, वो ऐसा बनाया था, फिर तो चेचे बहुत करते हो, है ना। ये क्या बना रहे हैं हम लोग? हम बना रहे हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बना रहे हैं हम लोग? साइटोट्रोफोब्लास्ट बना रहे हैं। डन, ये हो गई साइटोट्रोफोब्लास्ट। चलिए आगे बात करते हैं। सो मैंने आपको बताया कि अब ये जो दो लेयर ऑफ सेल्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये भी दो भागों में स्प्लिट होंगी। ठीक है, और ये दो भागों में स्प्लिट होकर जैसे बलून में हवा भर देते हैं ना अपन, ध्यान से सुनो, जैसे बलून में करके हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है कि नहीं फूल जाता? सुनो मेरी बात, जब बलून करके भरते हैं तो बलून फूल जाता है ना, वैसे ही कहानी इसमें होगी। आओ देखते हैं। देखो भैया क्या हुआ, हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बना के रख लिया अपन ने। कैसे बनाया था? ब्लास्टोसिस्ट को जो है दो लेयर में डिवाइड कर दिया। ब्लास्टोसिस्ट मतलब इनर सेल मास को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब बेटा एपीब्लास्ट भी दो भागों में फटेगा और हाइपोब्लास्ट भी दो भागों में फटेगा। चलिए देखते हैं, इसको फाड़ के देखते हैं, आइए कहानी समझते हैं। सो सबसे पहले आपको ये हुआ आपका एपीब्लास्ट। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? आपका एपीब्लास्ट। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा बनाती हूं मैं, टिंग। ठीक है, सो दिस इज द एपीब्लास्ट। ठीक है, और बनाऊंगी मैं यहाँ पर हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एक बना रही हूँ एपीब्लास्ट और एक बना रही हूँ हाइपोब्लास्ट। डन, हाइपोब्लास्ट की भी दो ही लेयर बना लेती हूँ। आपको मैं बता दूं एक चीज, तो हमने ये कहाँ से बनाया है बच्चों? हमने बनाया है इनर सेल मास को दो भागों में डिवाइड करके। ठीक है, नाउ अगर आपको मैं बताऊं कि एम्ब्रियो, अगर आपसे पूछो कि एम्ब्रियो कौन सी सेल से बनता है, पूरा बच्चा किससे बनता है, तो ये जो एपीब्लास्ट सेल है ना, इससे बनता है। अब ये क्या करेगा? ऐसे जैसे बलून फूलता ना, ठीक, केक फूलता ना, ऐसे आपको फिल ऊपर जो है इसको फुलाना है। तो ये आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ये ठीक है। और आपको हाइपोब्लास्ट की जो भी लेयर होंगी, ये अपनी सेल्स को डिवाइड कर करके ये इस तरीके से पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगी। डन हो गई। ठीक है, इसको लेबल करती हूं मैं, ध्यान से सुनना। सो सबसे पहले इसको लेबल करती हूं, दिस इज द एपीब्लास्ट। ये क्या हो गई आपकी? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट का काम क्या होता है बच्चों? जितना भी आपका बच्चा बनना है, जो बेबी बनना है, वो आपके एपीब्लास्ट से ही बनेगा। डन। ऊपर जो लेयर ऑफ सेल्स दिख रही हैं, अभी एक मेम्ब्रेन बन गई है जिसे हम कहते हैं एमनियन। क्या कहते हैं बच्चों? एमनियन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? एमनियन। अब आपको यहां से एक चीज मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूं। ठीक है, आपको पता है जो बेबी होता है ना, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा, आपने सुना होगा कई बार ऐसा कि माँ थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था, उसका वाटर बैग बस्ट हो गया था, नीचे से पानी का रिसाव होने लगा था। मतलब ये कि बच्चे की डिलीवरी का समय आ चुका है। ठीक है, आपको मैं बताऊं, मैं आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ऐसा एक डायग्राम भी है और मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया भी था और मैंने शायद आपको तभी दिखाया भी था, और मैं तुमको दिखाती हूँ मेरी स्लाइड्स में। मैंने तुमको सबसे पहला जो लेक्चर लिया था वो, उसमें मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको सिखाया, समझाया, बताया था। पता तुमको? ध्यान से सुनते जाना क्या बोल रही हूँ मैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, वो एक झिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, एक्चुअली वो झिल्ली एक झिल्ली नहीं बच्चों, समझ में आई बात? वो झिल्ली एक झिल्ली नहीं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मेरे पहले लेक्चर का वो था इमेज। अब आपको यहां से मेरी बात समझनी, क्या बोल रही हूँ। अब देखो ये जो बेबी है, ये जो बेबी, ध्यान से सुनना, ये देखो एक झिल्ली के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, बच्चा। आपको पता है झिल्ली को कहते क्या है? आओ देखते हैं।
ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है, ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इस झिल्ली का नाम होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियन मेम्ब्रेन, ठीक है। बच्चा कुछ झिल्लियों के अंदर रहता है। द मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट अराउंड द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। आई बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब मेम्ब्रेन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन न्यूट्रिशन देती है, कुछ मेम्ब्रेन एक्सक्रीशन करती है, कुछ मेम्ब्रेन सपोर्ट करती है, कुछ प्रोटेक्शन करती है, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पर आखिरकार ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम क्या है? सबसे पहली और सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं कोरियन। अभी मैं इसको मिटा दूंगी, इसलिए आप इसको लिस्ट के फॉर्म में बनाइए, नोट्स में इसके लेके आई हूँ, ठीक है। सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है बच्चे के चारों तरफ मेरे लल्ला, कोरियन। उसके बाद कौन सी होती है? एमनियन। डन। सबसे पहले कौन सी होती है? कोरियन। दूसरी होती है एमनियन। तीसरी होती है यॉर्क सैक, ठीक है, जो कि अभी हम बनाने वाले हैं। और चौथी होती है एलेंटॉइस, जो कि मेनली एक्सक्रीशन में काम करती है, बाकी इसका कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं। डन है। तो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो बच्चे के चारों तरफ पाई जाती है। और इस मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के अंदर बच्चा है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के डिटेक्शन से हमें पता लगा पाते हैं कि लड़की है कि लड़का है। हालांकि ये बताया नहीं जाता, ये तो गैर कानूनी है, पर होता ही ऐसे ही है, ठीक है। सो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। और गौर से देखिए दरवाजे के पीछे कौन है? इस एपीब्लास्ट की जो सेल है, जिसे फ्यूचर में बेबी बनाना है, ये जो सेल है ये थोड़ी डिवाइड होकर ऊपर की ओर माइग्रेट करती हैं। अब ये जो सारी कहानी हो रही है बच्चों, ये क्यों हो रही है? मुझे बताओ, ये सब मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बच्चे के चारों तरफ इन चारों मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करना है, और यही एपीब्लास्ट सेल जो है इन मेम्ब्रेन के अंदर डिवाइड कर करके बेबी का फॉर्मेशन कर देगी। डन हुई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है सेल मूवमेंट से। समझ में आई बात? ये कैसे हो रहा है मेरे बच्चों? ये हो रहा है सेल मूवमेंट से। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एपीबोली, इम्बोली, ये बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी डिस्क्राइब नहीं करती, ठीक है। सो कैसे हुआ? आप देख रहे हो कि ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ और ये एक लेयर बनाएगी बाद में चल के, जिसे हम कहते हैं एमनियन। और ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या कह सकते हैं इसे हम? एमनियोटिक कैविटी। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। समझ में आई बात? क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो एमनियन हमने फॉर्म कर लिया है। जब पूरा बच्चा डेवलप हो जाएगा ना, तब तुमको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एमनियन की एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, बट इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। डन। अच्छा, कोरियन कौन बनाता है? कोरियन कौन बनाता है? कोरियन बनाता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। कोरियन कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। कैसे बनाता है वो हम बाद में बात करेंगे। ये कहानी सबको क्लियर हो गई कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा है यार, उसका रोल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में नहीं है। समझ में आई बात? जैसे कि तुमको बोलते हैं कि अरे स्कूल चलना तो एक्स्ट्रा रफ कॉपी ले आना, उसका काम तुम्हारे स्कूल में फेयर का वर्क का नहीं है। पर अगर कभी जो है प्रोटेक्शन देना हो तुम्हें ज्यादा मैथ सॉल्व करनी हो, तुम्हें बायो के डायग्राम्स बनाना, तो तुम उस रफ का इस्तेमाल करते हो ना। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती रे, पर हाँ बहुत सारे फंक्शन एम्ब्रियो के लिए परफॉर्म जरूर करती हैं। ये आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ आज, मजा बहुत आएगा अभी। चलो देखो ध्यान से। अब ये चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, बट अगर एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है तो इसका मतलब ये कि पढ़ना नहीं है, ठीक है। यही सोचते हो ना तुम, इसीलिए तुम मुझे लिखते हो और ये एनसीईआरटी के बाहर का है। बेटा जब तक मैं बोल रही हूँ ना, आप जर्म लेयर कभी बना ही नहीं पाओगे अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो। और जर्म लेयर नहीं बना पाओगे तो ऑर्गन नहीं बना पाओगे, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं पढ़ पाओगे, गैस्ट्रुलेशन नहीं पढ़ पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो थोड़ा समझो क्या बोल रही हूँ मैंने, तो बनेगा नहीं। और फिर मुझे बोलोगे मैडम बना नहीं हमसे। अब ये है अपना हाइपोब्लास्ट। ओ शिट, ठीक है, दिस इज द हाइपोब्लास्ट। अब यहां से ठीक है। सो दिस इज द, देखो मिट गया था ना। सो दिस इज द हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट का काम एम्ब्रियो फॉर्मेशन में नहीं है, मतलब बेबी के फॉर्मेशन में नहीं है, बाद में नष्ट हो जाना है। इसकी जो लेयर है ये माइग्रेट करके पूरी ब्लास्टोसील, ये जो कैविटी आपको दिख रही है इसका नाम क्या होता है बोलो? पढ़ रहे हैं ना हम लोग कब से। इस कैविटी का नाम क्या होता है बोलो? इस कैविटी का नाम होता है मैम ब्लास्टोसील।
होता है ना, इस कैविटी का नाम क्या है, ब्लास्टोसील है, ठीक है। अब ये जो सेल जो हाइपोब्लास्ट की हैं ये माइग्रेट करेंगी और पूरे ब्लास्टोसील को कवर करने की कोशिश करेंगी। आपको पता है कि इस लेयर ऑफ सेल्स को, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यॉर्क सैक, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, यॉर्क सैक। बन गई 2 एमनियोटिक लेयर बन गई आपकी यॉर्क सैक। बाकी की लेबलिंग कर लें, दिस इज द सिनसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये क्या है आपका सिनसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। And this one is the cytotrophoblast. Where it is? Blue one is the cytotrophoblast. Cytotrophoblast. ठीक है, इतना लिख देती हूँ। डन है। इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई है क्या? चलिए एक बार अपन लोग ना, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया है, आइए उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आइए उसके बारे में एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अब जो हम लोग कहानी करें। अच्छा, एक और चीज बची जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ब्लास्टोसील को पूरा घेर लिया है, इसको मैं मिटा रही हूँ, सब लोग जो है अब इसको करिएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो बेटा, ये जो यॉर्क सैक की सेल है, ध्यान से समझना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोला मैम बना नहीं हमसे, हुई एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ा दिया है। सो ये जो हाइपोब्लास्ट जो यॉर्क सैक की सेल्स है ना, ये यॉर्क सैक है पूरा, ये ब्लैक वन इज अ यॉर्क सैक की सेल, ठीक है। सेंट्रल वाला आपको मतलब नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये यॉर्क सैक बाद में न्यूट्रिशन देने का काम करता है, खैर हमारे पास इतना यॉर्क सैक होता नहीं है ह्यूमन एग में, ठीक है। अब ये जो यॉर्क सैक की सेल है बेटा, ये एक कुछ डिवाइड होती है, और ये जो ब्लास्टोसील का जो ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से देखो, ये जो ब्लास्टोसील का ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा था, ये पूरी यहाँ पे सेल्स भर जाती हैं ऐसे करके देखो, पूरा ऐसे करके भर जाएगा। मैं बहुत बड़ा सा बनाऊंगी डायग्राम, है ना, ये पूरा यहाँ पे ऐसे करके भर जाती हैं, ऐसे करके पूरा, एक भी जगह नहीं छूटेगी, ठीक है। समझ आई आपको बात, क्या बोला मैंने? जो आपकी यॉर्क सैक की सेल्स है ना, ये पूरी डिवाइड होती है, और जहां पर भी ब्लास्टोसील में जहां पर भी जगह खाली है वहां पर ये भर जाती हैं। आपको पता है इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम है, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, इसका नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। डन है। अब आपको एक चीज समझाती हूँ, क्या समझाऊं? हालांकि मैं यहीं पे लिखूंगी यार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्योंकि ना मुझे यहीं पर आपको एक चीज बतानी है, ऊपर लिखने से फिर मैं बता नहीं पाऊंगी, ठीक है। ये जो ब्लैक ग्रीन वन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो रे, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये तीनों मिलकर पता क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं कोरियन। क्या बनाते हैं बच्चों? कोरियन। क्या बनाते हैं? कोरियन। डन है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी तक हमने जो जो कहानी पढ़ ली है इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास था ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। हमारे पास क्या था बच्चों? ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट था, जिसके 2 हिस्से थे, ठीक है। 2 हिस्से में एक था इनर सेल मास और एक था ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। बीच बीच में ये बोर्ड पगला रहा है, पर पगलाने दो, कब तक पगलाएगा, ये देखो, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट, व्हाट इज दिस? ओके। अब इनर सेल मास, इसको कोरियन को मैं मिटा रही हूँ, आपको लिखना है, तीनों कोरियन बनाते हैं, ठीक है। अब इनर सेल मास जो है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, ठीक है। कोई दूसरा कलर मुझे यूज करना चाहिए, क्या लगता है आपको? हाँ मैम, लगता तो है, ये बेबी भी मिटा रही हूँ, ठीक है, ठीक। एक होता है एपीब्लास्ट मेरे लल्ला, वन इज द एपीब्लास्ट एंड सेकेंड इज द हाइपोब्लास्ट। वन इज द एपीब्लास्ट एंड सेकेंड इज द हाइपोब्लास्ट। डन, ठीक है। अब एपीब्लास्ट की जो सेल है, ध्यान से देखना क्या बोल रही हूं मैं। अब ये जो एपीब्लास्ट की सेल है, ओके, ये एपीब्लास्ट की सेल क्या बनाई थी? बोलो, डिवाइड हुई थी ना, माइग्रेट हुई थी। इन्होंने बनाया था क्या? एमनियन। इन्होंने क्या बनाया था? एमनियन। हाइपोब्लास्ट ने क्या बनाया है? यॉर्क सैक। हाइपोब्लास्ट ने क्या बनाया है? यॉर्क सैक। और यॉर्क सैक के माइग्रेट होने से पूरा स्पेस फिल हुआ, पूरा जो ब्लास्टोसिल फिल हुआ ना ब्लास्टोसिल पूरा फिल हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। डन, ठीक है। अब आते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। चलिए देखिए, ट्रोफोब्लास्ट में, ट्रोफोब्लास्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा? साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफो, ठीक है,
और सिनसाइटियम ट्रोफो, ठीक है, सिनसाइसियम ट्रोफो, ठीक है, डन। अब सिनसाइटियम ट्रोफो, साइटोट्रोफो, इन दोनों को और इन इसको एक को, इसको ये मिलकर क्या बनाते हैं, कोरियन, कोरियन, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने इतनी कहानी कर ली है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन हो गया, क्योंकि अब मैं आपको कुछ और बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं उसी में ड्रॉ करके नहीं बता रही हूँ, अलग अलग तरीके से बता रही हूँ, फिर बोलोगे क्या बनाया, क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान से देखा करो यार। और पता है तुम्हें, जब वीडियो देखते हो ना तो उसका जो रेजोल्यूशन होता है, जब भी हम डायग्रामेटिक वीडियोस देखते हैं ना, जब हमको डायग्राम देखना होता है, तो जो यूट्यूब में सेटिंग्स में जाना और उसमें रेजोल्यूशन होता है, उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, 1000 कर लेना, थोड़ा कम डेटा लगेगा, डेटा ज्यादा लगेगा पर ठीक है यार, अब इतने के लिए इतना सैक्रिफाइस तो कर ही सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखो ये कहानी कब तक की है, ये है 8th डे तक की, ठीक है। सोचो 8th डे में, 7th डे में तो इम्प्लांटेशन हुआ था, 8th डे में नियॉन बन गया, एओक्सेक बन गया, ट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटियल ट्रोफोब्लास्ट। अब आते हैं हम 9th डे में। होता क्या है, ध्यान से समझना। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सिनसाइटियल ट्रोफोब्लास्ट बनाए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वो टिंग। अब मैं सेंटर यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो ये क्या बना रही हूं मैं, मैम ये तो आप बना रही हो, मैं समझ में आ गया, दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये तो मैम आप हमको नहीं, बेवकूफ नहीं बना सकती हो, ये तो साइटोट्रोफोब्लास्ट आप बना रही हो, ठीक है। उसके बाद बाहर मेरे लल्ला हमको क्या बनाना है, इसके बाहर हमको मैम आप बना रही हो, हम समझ गए, दिस इज द सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट। डन। इसको ले कर दूं क्या, कलर कर दूं क्या, कर देती हूँ यार। ये क्या हुआ, ठीक है, चलो कलर कर दूं। बहुत अच्छा कलर नहीं करूंगी पर ठीक है यार, मैं चाह रही हूँ ना, एक ही डायग्राम में घिच घिच करने से अच्छा है कि मैं तुमको अलग अलग डायग्राम बना दूं, जिससे तुम साथ में प्रैक्टिस करो और मुझे बनाते हुए देखो और तुम्हें खुद भी जोश आए और तुम भी थोड़ा सा कलर वलर करो, कॉपी में डायग्राम वैग्राम बनाओ थोड़ा, है ना। देखो आई नो कि ये चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, ठीक है, पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि कैसे बॉडी में ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर मैं पिछला स्ट्रक्चर देखूं तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एपीब्लास्ट। थोड़ा बड़ा इसीलिए बनाया क्योंकि अब मुझे आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है, ठीक है। अब तुमको पता है इसी एम्ब्रियो के अंदर ये टॉफी जैसा स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से सुनना, यूट्रस में ये स्ट्रक्चर ऐसे ही अंदर 7वें दिन के बाद ये टॉफी जैसा बन गया, बन गया टॉफी, ऊपर टॉफी एक नीचे टॉफी, ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई, ठीक है। इमली लड्डू खाते ना अपन, 2 इमली लड्डू रहते हैं, वैसे दिख रहा है ना ये। चलो उसके बाद नीचे हमने क्या बनाया था बच्चों, हाइपोब्लास्ट। चलो हाइपोब्लास्ट बना लेते हैं। थोड़ा मैं छोटा छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर एक और चीज दिखानी है, ठीक है। हमने देखा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, थोड़ा मेरे को और इसको जगह चाहिए, मुझे और छोटा बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी है अब, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझानी है, वो महत्वपूर्ण चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अपने पास पड़ा हुआ है, डन। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आपको दिख रही है, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दिख रही है ना, ये भी बीच से फटेगी। अरे यार मैम सबको स्प्लिट करना है, एपीब्लास्ट को स्प्लिट करना था, हाइपोब्लास्ट को स्प्लिट करना है, ट्रोफोब्लास्ट को स्प्लिट करना है। बेटा स्प्लिट करने का मतलब होता है सेल डिवीजन, यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रही हूं मैं, आप क्या कर रहे हो, आप नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो। बेटा एम्ब्रियो, तुमने देखा कि एक एम्ब्रियो जो था, जो माँ के पेट से 4 किलो 5 किलो का बच्चा पैदा हो रहा है, पहले वो तो था जाइगोट ही था ना, अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो ऐसी तो इंक्रीज करनी है अपने को। तो आप बिल्कुल घबराओ नहीं कि इसको तोड़ना है उसको तोड़ना है, तोड़ जाने दो यार, सब टूट जाने दो सब, ठीक है, हो जाने दो कत्लेआम, टूट जाने दो सब कुछ, कोई टेंशन ना लो बिल्कुल भी, है ना। ये बना लो, तो ये आप कलर कर लो। ये क्या बना रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी इसमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, पर अभी मैं इसको स्प्लिट दूसरे तरीके से करूंगी क्योंकि थोड़ा सा कलरिंग में वो हो सकता है मुझे, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना दी, पूरा भर दिया, पूरा भर दिया, पूरा भर दिया, ठीक है, ये हो गया, डन। अब समझो मेरी बात को, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को हमें फाड़ना है बीच से फाड़ो इसको। चलो फाड़ें, शुरू करें कहानी। हाँ मैम कर लो, आपका मन है तो। इसको बीच से आप फाड़ो, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये बीच से फाड़ो, एक्चुअली ऐसा नहीं, ओके ऐसा, ये ऐसा, डन। अब सही है, ऐसा ऐसा हमको बीच से फाड़ना है इसको,
डन है ना, इसको ऐसा फाड़ना है आपको, डन है, डन, फाड़ दिया। अब आप यहाँ पे देखो, इसको भी बीच से फाड़ना है हमको, ये देखो, ओहो, इसे भी हमें बीच से फाड़ना है, ये ठीक है, ये फाड़ो बीच से, ये फाड़ो बीच से, ठीक है, ये फाड़ दिया आपने, ठीक है, ये पूरा फाड़ दिया आपने बीच से, दो भागों में स्प्लिट कर दिया कि नहीं कर दिया। अब देखो यहाँ पर अभी भी, ये पूरा कर दो यार, ठीक है, यहाँ पर अभी भी आपको बैंड दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा, बैंड दे रहा है। ये बैंड जो है फ्यूचर में चल के, ये बैंड चलकर फ्यूचर में क्या बनाएगा तुमको पता है? ये बैंड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बैंड चलकर फ्यूचर एम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एम्बिलिकल कॉर्ड? क्या होता है एम्बिलिकल कॉर्ड? देखो ये तीनों लेयर जो थी, ये तीनों जो थी, ये क्या बना रही हैं? कोरियन। क्या बना रही है? कोरियन। कोरियन से बाद में चल के बनेगा प्लेसेंटा। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या होता है? टिश्यू होता है। प्लेसेंटा इज व्हाट मेरे बच्चों? टिश्यू होता है। अब होना क्या है, देखो एक बैंड हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का छोड़ दिया है, बाकी पूरा खाली कर दिया है, सिर्फ एक बैंड छोड़ा है जो ये ट्रोफोब्लास्ट से इस एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज द एपीब्लास्ट ना, एपीब्लास्ट है तो बाद में चलकर आपका एम्ब्रियो बनाने वाला है। एम्ब्रियो बोल रही हूँ यार, बेबी याद रखो। ठीक है, अब यहाँ से बाहर से जो न्यूट्रिशन यहाँ को जाना है वो इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही तो जाएंगे भैया। ये बाहर वाली तीनों लेयर कोरियन है, कोरियन बाद में चल के प्लेसेंटा बनाएगा, पर प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन इस एम्ब्रियो को, इस एम्ब्रियो से माँ को वेस्ट किसके थ्रू जाएगा? एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो ये जो पीस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का टिश्यू है या जो सेल्स है, ये बाद में चल के जो है एम्बिलिकल कॉर्ड बनाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना? ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के पीस से हमें क्या मिलता है? एम्बिलिकल कॉर्ड भी, एम्बिलिकल कॉर्ड भी मिलता है। डन हो गया इतना बात? इतना क्लियर हो गया आपको? ये बात आपको क्लियर हो गई। सो आपको ये याद रखना है कि जो कोरियन आपने बनाया वो कैसे बनाया। ठीक है, क्योंकि कोरियन ही बाद में चल के प्लेसेंटा बनाएगा। अभी मैं आपको प्लेसेंटा की भी कहानी समझाती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का पीस है ये फ्यूचर एम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। ये भी क्लियर हो गया मेरे बच्चों को। ठीक है, ये पूरा आपको ऐसे स्प्लिट करना है। ठीक है, ये पूरा आपको ऐसे स्प्लिट करना है। ठीक है, दो भागों में स्प्लिट हो जाएगी पूरी कहानी। टिंग टिंग टिंग। ठीक है, नाउ इट इज गुड। ये इस तरीके से आप स्प्लिट कर दो। मैं भी बना के दिखा दे रही हूँ आपको, है ना। ये देखो ग्रीन कलर का हाईलाइटर चाहिए मुझे, ये। सो इट इज लाइक दैट। इस तरीके से दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा। पर जो भाग स्प्लिट नहीं हुआ, देखो ये वाला भाग स्प्लिट नहीं हुआ ना दो भागों में, तो ये बनाएगा एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है मेरे बच्चों? एम्बिलिकल कॉर्ड मैडम वो हिस्सा होता है जिस हिस्से से हम प्लेसेंटा को माँ से प्लेसेंटा को बच्चे से कनेक्ट करते हैं। अब अगली जो चीज मैं समझाने वाली हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये समझ में आ गया ना आपको? डन हो गया? एक बार इसको फिर से लेबल कर दूं क्या? ये क्या था, ये क्या था? बोलो। अभी तक तो आपको रट के घोट के पिला होना चाहिए यार। पी लो इसको। ये पूल ऑफ साइटोप्लाज्म है ना, इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको हम कहते हैं सिनसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट। इतने बार लेबल करूंगी जब तक कि आपको याद नहीं हो जाता। इसको अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट। देखो इतना अच्छा लिख रही हूँ फिर भी समझ में नहीं आता। बोलते समझ में नहीं आता यार, हमें समझ में नहीं आता। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये क्या है आपका बच्चों? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। डन। फिर ये कहानी तो आपको पता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? अब मैं आपको कुछ और चीजें समझाती हूँ। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ, ये कहानी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा कोरियोनिक विलाई के बारे में। अब ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड आपकी बन रही है, ध्यान से समझना, दिस इज द फ्यूचर एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज द फ्यूचर एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड। मैम एम्बिलिकल कॉर्ड आपने बनाना सिखा दिया, पर अभी तक हमको आपने ये नहीं सिखाया कि प्लेसेंटा कैसे बनता है। मेरे लल्ला, आपको ये तो पता चल गया ना कि इन तीनों लेयर से, आपको ये पता चल गया ना 1, 2 एंड 3 लेयर से, इन तीनों लेयर से हमको क्या बनाना है? प्लेसेंटा। ठीक है, इन तीनों लेयर क्या बनाती हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं कोरियन। बड़ा ही गंदा लिखा मैंने। ठीक है, ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनाती हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, और ये तीनों लेयर को हम एक साथ क्या कहते हैं? कोरियन। इसका मतलब ये कि कोरियन ही प्लेसेंटा बनाता है। पर मैम हमको बताओ तो कि कैसे बनेगा। सवाल तो मैडम हम आपसे यही पूछ रहे थे ना कि बनना कैसे है प्लेसेंटा। तो आओ
देखो बेटा ऐसा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम थोड़ा सा बात डिस्कस करने वाले हैं कोरियोनिक विलाई की। ये कहानी 9th डे की कहानी है। अब आपका जो बच्चा है जो वो यूट्रस में इम्प्लांटेड है, ठीक है, पर बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए माँ से, और माँ से जब न्यूट्रिशन आपको लेना है तो प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर जिससे जो बच्चा होता है वो माँ से न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली लेता रहता है, कोई टेंशन नहीं, आराम से लेता रहेगा। अब हमको ये देखना है कि भैया इस एम्ब्रियो में जिसमें एमनियन बन गया है, यॉर्क सैक बन गया है, कोरियन बन गया है, वो कैसे मदर से अटैच होता है। ध्यान से समझना, ये जो तीनों लेयर है ना, ये जो तीनों फोल्ड जो आपका क्या नाम से साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये तीनों लेयर हो जाती है फोल्डेड, और ये जाके यूट्रस में जाके मतलब ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आती हैं। कैसे आती हैं आइए ना समझते हैं। कोई टेंशन क्यों लेना है आपको? टेंशन नहीं लेना है बेटा, टेंशन तो अपने को देना है, ठीक है। सो सपोज दैट कि यहाँ पर ये मदर है और यहाँ पर मदर की ब्लड वेसल्स थोड़ी सी फूल गई हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्लड साइनोसॉइड, क्योंकि माँ को जो है बच्चे को अपने ब्लड के माध्यम से ही न्यूट्रिशन देना है। पर आपको मैं बता दूं एक चीज कि जो माँ होती है ना, ध्यान से समझना मेरी बात, माँ अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो को अंदर तक ब्लड नहीं पहुंचा सकती। कहाँ तक पहुंचाती है समझिए। तो ये तीनों लेयर को पहले आप करो फोल्ड, ठीक है, पहले तीनों लेयर को कर लो फोल्ड। हाँ मैम कर लिया, ठीक है, ये तीनों लेयर को मैम हमने फोल्ड कर लिया, डन हो गई। सबसे पहली लेयर का नाम क्या था, बोलिए मेरे साथ। सबसे पहली लेयर का नाम क्या था? इसका नाम क्या था? सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, सिंसाई ट्रोफो लिख देती हूँ, है ना, समझ जाना। अब YouTube में पढ़ा रही हूँ पर ठीक है, इतना तो समझो, 50 बार लिख दिया है तो। सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट फोल्ड करी कि नहीं करी, बोलो मेरे साथ, है। उसके बाद अंदर वाली लेयर कौन सी है? ये कौन सी भैया? ये है मैम साइटोट्रोफोब्लास्ट। कौन सी लेयर है ये? साइटोट्रोफोब्लास्ट है कि नहीं है ये? हाँ मैम साइटोट्रोफोब्लास्ट है। तो चलो ना फोल्ड करो, इंतजार किस चीज का कर रहे हो? साइटोट्रोफोब्लास्ट को भी फोल्ड करो, चिंग चिंग चिंग, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट को भी फोल्ड करो, करो फोल्ड। इस तरीके से जो तीनों लेयर हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसे, ये ऐसा, ये जो है इस तरीके से पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेगा, ठीक है। ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना है। दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। बन गया कि नहीं बन गया? अब आओ ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर वाले को फोल्ड करो, करो ना फोल्ड। मैम ये है आपका, मैम आप तो बोल रहे थे ऐसा, तो ऐसा ही लो बेटा, ये बनाया आपने, ये बनाया। ये कौन सी लेयर है बोलो मुझे? ये कौन सी लेयर है बोलो मुझे? दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, है ना ये ग्रीन वाली। दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और इन तीनों लेयर को क्या मिलकर बनाते हैं? कोरियन। तो कोरियन, ये तीनों लेयर क्या बना रही हैं बच्चों? ये तीनों लेयर मिलकर क्या बना रही हैं? ये कोरियन बना रही हैं, और कोरियन ही बाद में चलकर क्या बनाएगा? प्लेसेंटा बनाएगा मैम, प्लेसेंटा। हम प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं। हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं, जरूरत पड़ेगी तो वो भी पढ़ा दूंगी, हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। डेसिडुआ प्लेसेंटा होता है हमारा। ना आगे बात करते हैं। क्या बोला मैंने आपको ये बोला, अच्छा इसके अंदर टॉफी तो बना लो यार, ठीक है। टॉफी नहीं बनाना है क्या आज आपको? टॉफी बना लो। ये है एपीब्लास्ट, जिससे एम्ब्रियो बनाना है। दिस इज द हाइपोब्लास्ट, इसे कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या बनाना है आपको? बोलो मुझे, बोलो मुझे। इसके ऊपर एक ये बना लो। अरे यार ये बहुत ग्रीनिश ग्रीनिश बहुत हो जाता है ना। ये देखो ऐसे बना लो, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये क्या है? ये क्या है? ये है आपके एम्बिलिकल कॉर्ड। दिस इज द एम्बिलिकल कॉर्ड। डन है? डन है कि नहीं है? अब सुनो, सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। ये जो ब्लड है, ध्यान से समझना, जो माँ का ब्लड वेसल होता है, थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। ये है माँ की ब्लड वेसल, और वो यहाँ आई और यहाँ पर ऐसे, ये है माँ की ब्लड वेसल, और वो यहाँ आई और अपना सारा ब्लड यहाँ पे भर दिया। ये क्या है बच्चों? पूरा ब्लड यहाँ पे भर दिया, ठीक है। दिस इज द मदर साइनोसॉइड, दिस इज द मदर्स साइनोसॉइड, ठीक है। या मैं कह दूं इसे हम कहते हैं मैटरनल ब्लड। इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसे हम कहते हैं मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड कहाँ भरा हुआ है? ये भरा हुआ है आपके सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में।
ST लिख दिया मैंने, शिप्रा तिवारी, है ना, सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में भरा हुआ है। हमेशा ये याद रखना कि माँ और बच्चे के बीच में माँ डायरेक्टली बच्चे को ब्लड नहीं देती है, वो कहाँ भरा रहता है ब्लड, यहाँ भरा रहता है। अब माँ जो भी न्यूट्रिशन लाई है, और जो न्यूट्रिशन जो सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में भरा हुआ ब्लड, जो भी न्यूट्रिशन लाए हैं वो इस एम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ एम्ब्रियो में पहुंच जाएगा, और जो भी वेस्ट बच्चे को देना है वो इस एम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ माँ के ब्लड में पहुंच जाएगा। सो दिस इज द प्लेसेंटा मेरे बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब अगर मैं प्लेसेंटा का वर्क समझूं, ध्यान समझना, प्लेसेंटा हो गया भैया। अच्छा, ये जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, इन स्ट्रक्चर्स को, दीज फोल्डेड, ठीक है, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को, ये जो फोल्ड आपको दिख रहा है, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कोरियोनिक विलाई। समझो बात को, अभी प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ, पूरा बैंड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। प्लेसेंटा तो भैया 3-4 हफ्ते के बाद ही डेवलप होता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है, समझ गए। सो माँ और बच्चे के प्लेसेंटा बनाने में दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि प्लेसेंटा बनाने में सिर्फ माँ का कंट्रीब्यूशन है, तो नहीं है। आप देख रहे हो कि प्लेसेंटा बनाने में माँ का इतना कंट्रीब्यूशन है, और फीटस की भी 3 लेयर इन्वॉल्व है भैया, 3 कोरियोनिक विलाई जो है वो तीनों लेयर से बनती है। सो प्लेसेंटा बनाने में कोरियन लेयर इन्वॉल्व है फीटस की, और मैटरनल ब्लड इन्वॉल्व है मदर का, ठीक है। अब दोनों जब आपस में अच्छे से अडहेर हो जाते हैं तो ये एक बैंड फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। अभी यहाँ पे प्लेसेंटा जो है अच्छे से बना नहीं है, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा जो मैटरनल ब्लड होता है वो सिर्फ सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट तक ही आ सकता है, आगे नहीं जा सकता। तो जो भी न्यूट्रिशन मैटरनल ब्लड से आ रहा है वो सिंसाइशियल न्यूट्रिशन हो गया, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो गए, हार्मोन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, जो भी चीज वहां से आ रही है वो सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट तक रहेगी, और फिर यहाँ जाएगी, और फिर इसी सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट से आप ट्रांसफर करेंगे किसी भी प्रकार का वेस्ट, और ये वेस्ट माँ के ब्लड में आ जाएगा, और माँ का ब्लड उसे रिमूव करेगा। समझ में आई बात? सो प्लेसेंटा जो होता है ये बेसिकली 2 वर्क करता है, एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, और दूसरा ये सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स। समझ में आ गई बात? दूसरा ये क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन। समझ में आई बात? ह्यूमन प्लेसेंटा के बहुत सारे टाइप होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में प्लेसेंटा एक जैसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग में जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा, ह्यूमन बीइंग और बच्चे का कनेक्शन बहुत तगड़ा होता है। ह्यूमन जो प्लेसेंटा होता है इट इज अ कोरियोनिक प्लेसेंटा, और जब निकलता है तो बहुत ब्लीडिंग होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्लेसेंटा बनता है पर ब्लीडिंग नहीं होती है, मैं उसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। सो हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो एक तो आपके प्लेसेंटा का काम क्या हो गया? प्लेसेंटा का पहला काम हो गया कि भैया वो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट, हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है। तो हार्मोन सिक्रीशन बाय प्लेसेंटा। अब हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, आइए देखें। चलो अब एक और चीज सुनो, प्लेसेंटा के बारे में कुछ हार्मोन्स तो पढ़ रहे हैं अपन, पर ये महान प्लेसेंटा के बारे में आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ मैं। प्लेसेंटा में जो है, प्लेसेंटा को हम ऑल्सो कहते हैं क्या, पहले ये डिटेल समझ लो थोड़ी सी। प्लेसेंटा को हम और क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा को हम कहते हैं डेसिडुआ, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा को हम कहते हैं डेसिडुआ। और आपको मैं एक चीज बताऊं, प्लेसेंटा, ह्यूमन बीइंग का जो प्लेसेंटा होता है ना वो डेसिडुअस प्लेसेंटा है। समझ में आई बात? ह्यूमन बीइंग का जो प्लेसेंटा है वो डेसिडुअस प्लेसेंटा है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसा प्लेसेंटा है? डेसिडुअस प्लेसेंटा है। डेसिडुअस प्लेसेंटा का मतलब ये है कि जब वो निकलता है बाहर, बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन होता है मैटरनल ब्लड का और ह्यूमन बेबी के कोरियोनिक विलाई का। इतना इंटीमेट कनेक्शन होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती ना तो पूरा जो यूटेराइन क्रिप्ट्स होते हैं, जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम होता है, वो पूरा इतना भयंकर शेड आउट होता है, पूरी ब्लड वेसल्स तोड़ ताड़ के बाहर आता है। तो इसमें डेसिडुअस प्लेसेंटा का मतलब है, डेसिडुआ का मतलब होता है झड़ जाना। तो ये वाले जो प्लेसेंटा होते हैं इसमें मैटरनल ब्लड और ह्यूमन कोरियोनिक विलाई का बहुत, जो बेबी की कोरियोनिक विलाई है उनका बहुत टाइट कनेक्शन रहता है। तो जब डिलीवरी होती ना तो भयंकर वाली ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है इसमें, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग, ये लिख लो अपनी कॉपी में, हैवी ब्लीडिंग ड्यू टू द कनेक्शन between baby and maternal blood,
ठीक है, मैटरनल ब्लड, डन है। और प्लेसेंटा जो है ये सारे यूथेरियन का कैरेक्टर है, समझ में आई बात, प्लेसेंटा सारे यूथेरियन का कैरेक्टर है। यूथेरियन का मतलब ये जो प्लेसेंटा बना है यूथेरियन कैरेक्टर है, आपको पता होना चाहिए, कभी आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नीट में पूछा जा सकता है कि बताइए यूथेरियन का कैरेक्टर क्या होता है, तो यूथेरियन का कैरेक्टर होता है प्लेसेंटा का बनना, ठीक है। आगे बात करती हूँ, एक और वर्ड लिख रही हूं मैं, प्लेसेंटा इज द structural and functional unit in between, ये भी कॉपी में लिखेंगे, in between maternal crypts of uterus, crypts मतलब धसाव, crypts of uterus and chorionic villi of baby, ठीक है, डन, ये समझ में आया। सो प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड बेबी। स्ट्रक्चरल मतलब ये मदर और बच्चे के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा है। कौन फंक्शन कर रहा है बीच में, प्लेसेंटा कर रहा है। सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द बेबी एंड मदर। यूथेरियन का कैरेक्टर है, डेसिडुअस प्लेसेंटा होता है, और एक प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा पहले डेसिडुअस टाइप और कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। कोरियोनिक, ह्यूमन बीइंग में कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है, क्योंकि कोरियोन जो लेयर है जो कि किससे बनी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट और आपका सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट से, तीनों से मिलकर प्लेसेंटा बनाया। इन तीनों को एक साथ हम कोरियोन कहते हैं, और क्योंकि कोरियोन इन्वॉल्व है प्लेसेंटा में, इसलिए हम इसे कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कूद सकते हैं हार्मोन में, पर हार्मोन को पढ़ने से पहले मेरे लल्ला आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी थ्योरी, नहीं तो उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। ये तो क्लियर हो गया। आफ्टर द अटैचमेंट थ्योरी पढ़ लें अपन, थ्योरी पढ़ लें। अच्छा, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इसकी थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी, तो आप नोट्स बना लेना और प्रॉपरली उन हर लेयर का क्या क्या फंक्शन है। कोरियोन समझ गए कैसे बना, एमनियन कैसे बना, और यॉर्क सैक कैसे बना। एलेंटॉइस में आपको जब एक बार और रिवाइज करवाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। After the attachment, the uterine cell divide rapidly and form the blastocyst. Blastocyst embed हो गया था यूट्रस में, और यही होती है प्रेगनेंसी। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। आफ्टर द इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो गया तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट समझ गए आप क्या होता है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो, कह सकते हैं इसको। ये एम्ब्रियो बनाने में मतलब बेबी के डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेती, पर ये प्लेसेंटा बनाने में पार्ट लेती है, जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड, ठीक है भाई। कोरियोनिक विलाई जो है वो घुस गई यूट्रस में, तो चारों तरफ उसके क्या है, यूटेराइन टिश्यूज हैं। यूटेराइन टिश्यू मतलब मैटरनल ब्लड है उसके चारों तरफ। कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर। इंटरडिजिटेटेड मतलब इस ऐसा, ठीक है। इंटरडिजिट का मतलब क्या होता है, एक डिजिट ये हो गई और दूसरी डिजिट ये हो गई। इंटरडिजिटेटेड बिटवीन ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बिटवीन द यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। पढ़ा दिया ये भी मैंने आपको। विलाई जो है इसका काम क्या होता है, विलाई नॉट ओनली हेल्प्स इन द फिक्सेशन बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, enlargement of cell and formation of uterine part of the placenta, that is called as decidua. विलाई का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि अटैचमेंट करो, साथ ही साथ ये पूरा प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होती है और न्यूट्रिशन खींचने में भी इन्वॉल्व होती है। प्लेसेंटा को हम इसीलिए डेसिडुआ भी कहते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरे लल्ला, ध्यान से देखो। सो लुक एट दिस इज द सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट। लुक एट दिस सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट, और ये इसके न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस दिख रहा है सबको। एंड दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट, आई होप इट इज विजिबल, डन। और देखो किस तरीके से ये यूट्रस में घुसा हुआ है, एंडोमेट्रियम में किस तरीके से घुसा हुआ है, दिख रहा है आपको, विजिबल है अच्छे से। आगे देखते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूं मैं। देखो कोरियोनिक विलाई, ये आपकी लेयर्स हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट। इससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो आप देखना। माँ जो है, जो बच्चे का ब्लड वेसल होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी चीजें मैं आपको मिटाती हूँ, ध्यान से देखना। पिंग पिंग पिंग, ठीक है। शिट, ये तो पूरा ही मिट गया।
नाउ अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो ये एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ध्यान, अब आपको पता है एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है यहीं से बच्चे की ब्लड वेसल पास होती हैं, इस एम्बिलिकल कॉर्ड से ही बच्चे की ब्लड वेसल पास होती हैं जो कि सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और फिर सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट से ये ब्लड वेसल पूरा न्यूट्रिशन खींच लेती हैं, क्योंकि माँ का जो न्यूट्रिशन है वो सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो एम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे की ब्लड वेसल पास होती हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज द प्लेसेंटल स्ट्रक्चर, लुक एट दिस। ये देखो, ये दिख रही कोरियोनिक विलाई आपको, देखो कितनी बढ़िया दिख रही है, ये देखो, ये दिख रही कोरियोनिक विलाई, दिख रही कोरियोनिक विलाई, दिख रहे हैं। और ये कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई जो है यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही हैं बच्चे की आ रही है ब्लड वेसल, और ये माँ की, ठीक है। और यहीं से एक्सचेंज होता है आपके न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये देखो, ये प्लेसेंटा बना हुआ है, ये प्लेसेंटा बना हुआ है, देखो ये प्लेसेंटा का मैग्नीफाइड व्यू है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्लेसेंटा की वजह से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। साथ ही साथ देखो माँ और बच्चे के बीच में जो प्लेसेंटा नाम का कनेक्शन है मेरे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा है। तुमको पता है कि बच्चा जो है वो कोई काम नहीं करता, इवन सब अच्छी अच्छी चीजें मम्मी से ले लेता है। इवन जो अगर आप देखो, जैसे मान लो कि ये बच्चा है, कुछ भी बुरी चीज देनी है तो एम्बिलिकल कॉर्ड से ये माँ के दे देता है, माँ के ब्लड को दे देता है, कोई टेंशन नहीं। तो इसका मतलब ये कि जो मम्मी है ना वो सबसे बेहतरीन काम कर रही है। बच्चा एम्ब्रियो में होने के बावजूद माँ को ही परेशान कर रहा है। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? जो आपकी स्टेज है, जो आपकी डेवलपमेंटल स्टेज है, जैसे जैसे आप डेवलप होते जाओगे, फीटस डेवलप होगा, बेबी बनेगा, वैसे वैसे वो बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या वो खुद बाहर निकालेगा? क्या वो सांस ले रहा है? नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट से ब्लड के माध्यम से लाएगा, सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट को देगा, उसके बाद मैटरनल बॉडी को देगा, और फिर मैटरनल बॉडी जो है वो सांस छोड़ने के दौरान बच्चे का भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। इसलिए प्रेगनेंसी के समय जो मम्मियां होती हैं उनकी सांस ज्यादा चलती है या उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है। पहला कारण कि बच्चा पेट में है, दूसरा कारण जो उसका बच्चे का कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मम्मी को ही निकालना है। तो अपनी मम्मियों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 महीने तक वो तुम्हारा वेस्ट भी बाहर निकाल रही है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े हम लोग। सो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो मम्मी सारे बाहर निकालने वाले काम सारे मम्मी कर रही है, सब अच्छा अच्छा तुम उनका ले रहे हो। इसलिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे डबल या ट्रिपल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि एक खुद का एक बच्चे का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड रिमूव्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। डन। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। और ये भी मैंने आपको बताया कि हु विल मेक द एम्बिलिकल कॉर्ड, यार कौन बनाता है? द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। पढ़ाया मैंने, कौन बना रहा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म? जो यॉर्क सैक की सेल थी वो पगला गई थी और पूरे ब्लास्टोसिल में भर गई थी, और इसे ही हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं। बाद में उसका दिमाग और खराब हुआ तो ये 2 भागों में स्प्लिट हो गई, और स्प्लिट होने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं, स्प्लिट होने के बाद जो एक बैंड बच जाता है जो कि स्प्लिट नहीं हो पाया, ये एम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, और यही एम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करता है प्लेसेंटा को बच्चे से, ठीक है। समझ में आ गई बात? डन। तो प्लेस जो आपने देखा होगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो नाभि जो होती है ना आपकी, वहां से जुड़ी हुई होती है। इसलिए जब बच्चे को निकालते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, तभी माँ और बच्चे का कनेक्शन हटता है। चलिए अब मैं आपको प्लेसेंटा का एक डायग्राम दिखाती हूँ जो कि बेहतरीन डायग्राम है, और इससे आपको चीजें इतनी बेहतरीन क्लियर हो जाएंगी, मतलब प्लेसेंटा का डायग्राम तो एकदम मक्खन मार के क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रही हूँ मैं। सो लुक एट दिस इज द एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड है, देखो यहाँ पे दिखा। अगर आपको लेबलिंग नहीं दिख रही कोई टेंशन नहीं, मैं बता रही हूँ। ये आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड है, दिस इज द एम्बिलिकल कॉर्ड, और ये है आपकी एम्बिलिकल आर्टरी और एम्बिलिकल वेन। एम्बिलिकल आर्टरी और एम्बिलिकल वेन क्या होती है? एम्बिलिकल आर्टरी का मतलब जो अच्छा ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगा, न्यूट्रिएंट अंदर जाएंगे, और एम्बिलिकल वेन जो होती हैं वो वेस्ट को जो है बाहर लेके जा रही हैं और सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट को दे रही हैं, लो मम्मी का ब्लड आएगा तो सब गंदगी दे देना, ठीक है। उसके बाद लुक एट दिस, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि कोरियोनिक विलाईज होती हैं जो कि 3 लेयर से मिलकर बनती है। विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, देखो यार ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये कोरियोनिक विलाई 3 लेयर से मिलकर बने, सिंसाइशियम ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है, जितना भी बच्चे की ब्लड वेसल है वो सब कोरियोनिक विलाई में फैली हुई है। वो इंतजार कर रही है कि कब मम्मी में अच्छा बढ़िया खाना खाएगी, जूस पिएगी और सब उसका न्यूट्रिशन ले लूंगा मैं, और कब मम्मी का जो ब्लड है, और फिर उस मम्मी के वहीं से उस सारी गंदगी अपनी मम्मी के ब्लड को दे देते हैं। सो लुक एट दिस, ये जो आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। ये पूरा पोर्शन मैटरनल पोर्शन है, मतलब ये जो आर्टरी है ये मम्मी की आर्टरी है, ये जो वेन है ये मम्मी की वेन है, और आर्टरी और वेन मम्मी की कहाँ घुसी हुई है? उन कोरियोनिक विलाईज के अंदर घुसी हुई है।
है। और कोरियोनिक विलाई कौन बनाता है ये भी बता रही हूँ। तो जो भी गंदगी होनी है वो मम्मी को दे दो यहाँ से, और जो भी अच्छी अच्छी चीज लेनी है वो ले लो। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। सो आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ कि एक बार और बताना पड़ेगा? चलो कोई बात नहीं, एक बार और बता देती हूँ। देखो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, इस विलाई के अंदर क्या पाए जा रहे हैं बच्चों? अब बेबी का ब्लड वेसल, बेबी के ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन्यूल्स, आर्टीरियल और वेन्यूल्स आ रहे हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड से ये आर्टरी आ रही है, इसके बहुत सारे ब्रांच हुए, इट इज कॉल्ड आर्टीरियल। ये वेन आ रही है तो बहुत सारी ब्रांच हुई, वेन्यूल। अब इस कोरियोनिक विलाई के अंदर बच्चे के आर्टीरियल और वेन्यूल्स पड़े हैं। ठीक है, अब इधर आओ, अब इधर आओ। ये है मम्मी की आर्टरी, ये मम्मी की आर्टरी यहाँ गई। ठीक है, और ये मम्मी की वेन। ठीक है, ये वेन। सो सारा मटेरियल यहाँ पे छोड़ देगी मम्मी। ठीक है, और बच्चा भी सारा मटेरियल कहाँ छोड़ देगा मेरे बच्चों? यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ से मटेरियल चला जाएगा माँ के वेन में। ठीक है, यहाँ से मटेरियल वेन में चला जाएगा ये, और अगर कोई अच्छी चीज है तो माँ के आर्टरी में, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। आई बात समझ में? और ये हो गई आपकी कोरियन, जो कि 3 लेयर से मिलकर बनती है। डन हो गया, इसमें क्या इतना टेंशन लेना था? डन। अब हम लोग बात करने वाले हैं तो हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। चलो शुरू करते हैं। ये भी देख लो एक बार, ये डायग्राम भी देख लो, आ जाओ। हालांकि ये बहुत ही वेल डेवलप्ड डायग्राम है, अभी हम लोगों ने वहां तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, जो मैं बताना चाहिए, दिस इज द प्लेसेंटल विलाई। ठीक है, दिस इज द प्लेसेंटल विलाई, कोरियोनिक विलाई दिख रही है आपको ये। ठीक है, ये वाला डायग्राम हमको एकदम आखिरी में पढ़ना है, बस मैं लेयर्स बता देती हूँ आपको। ये प्लेसेंटा बना हुआ है, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, लेयर्स बताना चाह रही हूं मैं। दिस इज द कोरियन, दिस इज द कोरियन। वेयर इज द एमनियन यार, वेयर इज द एमनियन? ठीक है, एंड दिस वन इज द एम्ब्रियन, जो एमनियन अंदर दिख रही है। इस डायग्राम को हम बिल्कुल आखिरी में पढ़ेंगे जब हम पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर सब कुछ है, एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक सैक है, सब है, पर ये डायग्राम आखिरी में आएगा एकदम। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं है। नाउ बच्चों विल टॉक अबाउट द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। बहुत सारे हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। इसका मतलब ये कि प्लेसेंटा को हम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं। समझे बात को? प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं बच्चों? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आई बात? प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसका मतलब ये कि प्लेसेंटा जो भी हार्मोन निकालेगा वो सब कब निकलेगा बच्चों? जब प्रेगनेंसी होगी। तो जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये हार्मोन नहीं निकलेंगे। स्पेसिफिकली प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन निकालता है मैं उसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले HCG। ठीक है, सबसे पहले हम कौन से हार्मोन के बारे में बात करेंगे? HCG। याद आया कुछ? याद दिलाना पड़ेगा मुझे। HCG क्या क्या करता था? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करता था? इट मिमिक द एक्शन ऑफ, ठीक है, इट मिमिक द एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम। थोड़ा आप हैंडराइटिंग में मत जाना क्योंकि जल्दी लिख रही हूं मैं। टू मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटम लिख दिया, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। समझ आई बात? ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि होता क्या है कि 14वें दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है तो 14th डे में डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है। 14th डे के बाद LH का लेवल कम होने लगता है, पर अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है। जो ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है ओवरी में उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो होता है वह ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालने का काम करता है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो भाई वो जो आपने ओवा निकाला है ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी साइड, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बाहर हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर प्रेगनेंसी हो गई, उस ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन करना है, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलनी चाहिए प्रेगनेंसी मेंटेनिंग के लिए। पर LH का लेवल कम हो चुका है तो हो सकता है कि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाए। पर हम अब ऐसा नहीं करते। LH कि मिमिक करने के लिए हम एक हार्मोन, आपका जो एम्ब्रियो है वो निकालने लगता है, बिकॉज लेटर ऑन इसका काम प्लेसेंटा करता है। पर एक कोरियोनिक जो लेयर होती है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन इसे कहते हैं, एम्ब्रियो की जो लेयर होती है वो निकालने लगती है हार्मोन HCG। और HCG है जी जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करने लगता है। ठीक है, अब कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम का मतलब वो प्रोजेस्टेरॉन निकालना, जो कंटिन्यूसली कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है। कुछ समय के बाद HCG निकलना कम हो जाता है, उसके बाद उसका एक्शन प्लेसेंटा
प्लेसेंटा ले लेता है, क्योंकि प्लेसेंटा डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन खुद कर सकता है। तो HCG कब निकलता है? ये जो हार्मोन होता है ये एम्ब्रियो के आउटर लेयर या कलेक्टिवली अंडर डेवलप्ड प्लेसेंटा से निकलता है। HCG जब निकल रहा है मतलब इतने अच्छे से भी प्लेसेंटा बना नहीं है, पर फिर भी इसको कौन निकालता है? ह्यूमन की कोरियन। कोरियन क्या बनाती है? प्लेसेंटा। तो हम कलेक्टिवली कह देते हैं कि प्लेसेंटा ने निकाला, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। आपने देखा होगा कि जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान उसके ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये भी प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलने वाला हार्मोन है, और ये हार्मोन जो होता है ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट या सिक्रीटरी सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा निकाल सकता है। और एक चीज बताओ, प्रेगनेंसी के दौरान एक और हार्मोन निकलता है विच इज कॉल्ड एज रिलैक्सिन। हालांकि रिलैक्सिन को ओवरी निकालती है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलता है। हालांकि एक चीज आपको और बताऊं मैं कि प्रेगनेंसी के दौरान तो हर हार्मोन का लेवल बढ़ा ही हुआ रहता है। डन। सो दीज आर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने निकलते, और भी हार्मोन्स निकल सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको HCG का लेवल बहुत ज्यादा दिखेगा, डन हो गया। पर सेकंड ट्राइमेस्टर से HCG का लेवल बिल्कुल नेग्लिजिबल दिखने लगेगा, एकदम कम हो जाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको प्रोजेस्टेरॉन के लेवल की इतनी जरूरत नहीं होगी, पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी और बच्चा बड़ा होता जाएगा आपको प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत और ईस्ट्रोजन की जरूरत भी बढ़ती जाएगी। समझ आ गई बात? डन हो गई इतनी बात, ठीक। ये इस डायग्राम का मतलब ये है। नाउ in the later phase of the pregnancy a hormone called as relaxin also secreted by the ovary। ओवरी ये रिलैक्सिन, हालांकि रिलैक्सिन थोड़ा थोड़ा बॉडी से निकलता रहता है हमेशा, पर NCERT जो कहती है वही मानना है। रिमेंबर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। समझ में आई बात? साथ ही साथ प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, अगर अच्छा ये ऐसा क्यों करना जरूरी है? थायरॉक्सिन का लेवल मदर में बढ़ाना क्यों जरूरी है? अगर थायरॉक्सिन का लेवल मम्मी में नहीं बढ़ेगा बच्चों, तो जो बच्चे का दिमागी विकास है ना वो सही से नहीं हो पाएगा। प्लेसेंटा से हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आप ये याद रखना कि मदर में थायरॉक्सिन का लेवल होना बेहतरीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बच्चे का दिमागी विकास नहीं होगा, फिर वो क्रिएटिनिज्म हो जाएगा, मिक्सिडिम हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये आपकी कोरियोनिक विलाई हो गई। कोरियोनिक विलाई के अंदर बच्चे का ब्लड वेसल दिख रहा है। ये है आपकी यूट्रस की आर्टरी और वेन। जो भी मटेरियल एक्सचेंज करना वो यहाँ भर दो, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और जो भी लेना है वो यहाँ से यहाँ आएगा, तो स्पेस में रिलीज होता है, ओके। अच्छा आगे, increased production of these hormone is essential for, क्या बोल रही हूं मैं, increased production of these hormone essential for the growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। समझ में आई बात? इन सब के बच्चे की विकास, मदर की बॉडी में चेंज। अच्छा प्रोलैक्टिन नहीं निकलेगा तो फिर मेमोरी ग्लैंड कैसे डेवलप होगी? सीधी बात है ना। प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन होगी? थायरॉक्सिन ज्यादा नहीं निकालोगे तो बच्चे का विकास कैसे होगा? तो इन सब हार्मोन्स की जरूरत इस चीज के लिए होती है। अब आओ मेरे लल्ला, अब हम लोग NCERT पढ़ लेते हैं, फिर मजा आएगा। Pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast cells. इन finger-like projections को हम क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई जो है ये यूट्रस के मायोमेट्रियम में धंसती हुई जाती है, एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम के अंदर तक बिल्कुल मायोमेट्रियम से टच रहती है। तो कोरियोनिक विलाई के चारों तरफ क्या होता है? यूटेराइन टिश्यूज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद ये इतना इंटरडिजिटेटेड, मतलब इतना टाइटली फंस जाती है, और इस टाइटली फंसे हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। डन है? डन है, ठीक है, डन। ओके अभी हम लोग यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर को हम आखिरी में समझेंगे। द प्लेसेंटा से क्या क्या होता है? इससे सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की टू द एम्ब्रियो, और रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट का फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मम्मा, ठीक है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड नाभि, ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड फॉर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा जो होता है ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो कि बहुत सारे हार्मोन निकालती है, जैसे HCG, मेंटेनेंस ऑफ द कार्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन। आल्सो लेटर ऑन, जब देखियो ये HCG कब निकल रहा है? जब प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है। जब प्लेसेंटा बहुत डेवलप हो जाएगा तो HCG निकलना बंद हो जाएगा। उसकी जगह पर प्लेसेंटा खुद ब खुद प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए खुद अपना हार्मोन निकालने लगता है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। साथ ही साथ रिलैक्सिन भी एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलता है। रिलैक्सिन क्या होता है? जैसे जब होता क्या है कि हमें सर्वाइकल जो है, सर्विक्स इतना छोटू सा होता है, इतना छोटू सा। अब सोचो 10-10, 15-15 सेंटीमीटर सर्विक्स को फैलाना होता है। इतना छोटू सा सर्विक्स है, इसको इतना छोटू सा और छोटा बनाओ, और इसको 10-10, 15-15 सेंटीमीटर फैलाना है, क्योंकि बच्चे को बाहर आना है ना, तो उसको कौन फैलाएगा? रिलैक्सिन फैलाएगा, ठीक है।
तो इसलिए जो है ओवरी से निकलते हैं। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL, रिलैक्सिन ये सब कब प्रोड्यूस होते हैं, जब ह्यूमन की प्रेगनेंसी होती है। इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सब का लेवल बहुत भयंकर बढ़ा हुआ रहता है मैटरनल ब्लड में। काहे के लिए? मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए, फीटस के डेवलपमेंट के लिए और प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए। समझ आ गई बात? सो बच्चों, आज की क्लास में व्हाट वी हैव लर्नड, क्या लर्न किया एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। मैम आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब हम 7वें डे में इम्प्लांटेशन कर लेते हैं तो 8वें और 9वें दिन में क्या होता है। साथ ही साथ हम मैडम आपने हमको ये सिखाया कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है और प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है। कौन सा प्लेसेंटा होता है अपने पास? डेसिडुआ, कोरियोनिक प्लेसेंटा। डेसिडुअस मतलब बहुत फंसा हुआ प्लेसेंटा रहता है। यूटेरस टिश्यूज और कोरियोनिक विलाई इतना टाइटली पैक होते हैं कि जब खींचोगे ना तो सब टूट टाट के बाहर आ जाएगा, पूरा मैटरनल टिश्यूज भी बाहर आ जाते हैं, जिससे हेवी ब्लीडिंग होती है। इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम डेसिडुअस प्लेसेंटा कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि और प्लेसेंटा का टाइप क्या होते हैं, और भी बहुत सारे प्लेसेंटा होते हैं, ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हो प्लीज कमेंट बिलो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी बता दूंगी। सो आज हमने ये भी सीखा कि एम्बिलिकल कॉर्ड कैसे बनती है। आज हमने ये सीखा कि एम्ब्रियो के ऊपर पाए जाने वाली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उनमें कौन कोरियन बनाता है, कौन से सेल्स यॉक सैक बनाते हैं, कौन से सैक आपके एमनियन बनाते हैं। तो हमने एमनियन, यॉक सैक, कोरियन ये 3 लेयर सीख ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे और इसके नोट्स में आपको दूंगी। सो आज मैंने आपको पढ़ा दिया प्लेसेंटल हार्मोन, एमनियोटिक लेयर और एम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड इट्स वर्क। ठीक है, सो पूरा हो गया है, सिर्फ नोट्स देने हैं मुझे आपको एमनियोटिक लेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ एलेंटॉइड्स। ठीक है, सो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको मुझे देखना पसंद है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं और लेक्चर्स बनाऊं और अरेंज मैनर में अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको हर चीज एकदम अरेंज मैनर में मिलेगी। वेबसाइट को क्लिक करना, मैग्नेट ब्रेन्स लिखना, क्लास 12th पे क्लिक करोगे। क्लास 12th पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे टीचर्स मिलेंगे जो आपको क्लास 12th पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसमें दिखूंगी मैं आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे फोटो पे क्लिक करोगे तो नंबर 1 लेक्चर से शुरू हो जाओगे। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पूरे 11 लेक्चर जो मेरे बने वो सीक्वेंस वाइज दिखेंगे। लेक्चर्स को देखो, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, लेक्चर्स को देखो आप, ठीक है, और आप जब सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि रिप्रोडक्शन तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत ही लल्लू चैप्टर है। जो मैंने पढ़ाया है ना, ये बहुत डिटेल से, बहुत ही सीक्वेंस में, बहुत ही अरेंज्ड मैनर में पढ़ाया है एंड आई डोंट थिंक कि कोई टीचर भी ऐसा पढ़ा सकता है। सो मेरी बात को मानो, लेक्चर्स को जाकर देखो और फिर अपनी एनसीईआरटी पढ़ो और फिर वैसे लगेगा एकदम मक्खन है। सो आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द another process नहीं, the future development of the embryo। अगली क्लास में मैं आपको इसके आगे का डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसके पास एमनियोटिक लेयर्स बन गई हैं उसके अंदर कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड एज गेस्टेशन। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द वूम ऑफ द मदर इज कॉल्ड एज गेस्टेशन। गेस्टेशन की आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।